जय हिंद दोस्तों, नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लेकर आया हूँ। ये संविधान का टॉपिक है और इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर भी ये गलत ज़रूर होता है क्वेश्चन। और तो गलत ना हो इसके लिए मैं इसको कॉन्सेप्ट की तरीके समझाऊँगा। इसमें लिखा इसलिए नहीं है आज, क्योंकि आज टाइम बचाने का नहीं, आज समझाने का समय है, आज लिखने का काम है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक लक्षण। तो हम लोगों को एकात्मक और संघात्मक लक्षण को पहचानना है कि कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक लक्षण है या कौन सा एकात्मक लक्षण है। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकात्मक पूछ लेगा या संघात्मक पूछ लेगा, तो उसमें से ध्यान देना है कि एकात्मक कौन सा लक्षण होगा और संघात्मक कौन सा होगा। दोस्तों जैसे एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता नाम से ही निकल रहा है। ठीक है, तो एकल नागरिकता दोस्तों कौन सा होगा। अगला जैसे एक संविधान का होना, संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन। मैं अभी दोस्तों कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्या है। ठीक है, अगला है एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला इसी का है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। अगला है आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। इसके बाद अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। दोस्तों कौन सा है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी कौन सा लक्षण है, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप से कुछ और भी है, अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका हो गया, एक संविधान हो गया। तो इस टाइप से अब ऐसे याद कैसे रखेंगे, तो इसके बारे में याद रखने के लिए तरीका क्या है। तो जैसे एकल की बात करें या एकात्मकता की बात की जाए, तो एकात्मकता का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार से दोस्तों लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो जिसमें केंद्र सरकार मजबूत होगी, अर्थात वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा, अर्थात एकात्मक संविधान वहाँ का एकात्मक लक्षण प्रकट हो जाएगा दोस्तों। तो यूनिटरी सिस्टम जिस भी देश में होगा, जैसे ब्रिटेन सबसे बेस्ट उदाहरण यूनिटरी सिस्टम का आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन में अलग अलग राज्य नहीं है, एक ही है, छोटे छोटे क्षेत्र है, बटा हुआ है, तो लेकिन फिर भी केंद्र ही पावरफुल है। तो जिसमें केंद्र पावरफुल हो वहाँ पे लक्षण कौन से प्रकट होगा, तो एकात्मक। जैसे आप लोग इससे देख सकते हैं एकल नागरिकता, नागरिकता केवल एक ही धारण करते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, पूरे देश में एक ही नागरिकता, राज्य की अलग नहीं होगी। तो एकल नागरिकता, एक संविधान का होना, अर्थात पूरे देश में एक ही संविधान लागू होता है दोस्तों। ठीक, अगला है संविधान का लचीलापन। तो दोस्तों संविधान का लचीलापन, इसी को नम्यता कहा जाता है। नम्यता या नम्य होना, संविधान का क्या होना, नम्य होना। नम्यता एवं अनम्यता के बीच समन्वय, ये विशेषता पढ़ी होगी आप लोगों ने दोस्तों। तो नम्यता और अनम्यता वाला वही है। तो नम्यता से यहाँ पे तात्पर्य किस रूप से देखते हैं हम लोग कि संविधान का लचीलापन। तो इसको कॉन्सेप्ट आप समझिएगा दोस्तों। तो जैसे हम लोग एकात्मक की बात करें, तो एकात्मक का मतलब केंद्र सरकार मजबूत है, और केंद्र सरकार मजबूत होगी तो जब संविधान को आसानी से संशोधित नहीं कर पाएगी तो वो मजबूत नहीं होगी। अगर आसानी से उसको संशोधित कर ले जाएगी केंद्र सरकार तो वो मजबूत हो जाएगी, अर्थात उसका लचीलापन आ जाएगा। जब आसानी से किसी भी उपबंध में संशोधन किया जाता है तो वो लचीलापन कहलाता है संविधान का दोस्तों। क्या कहलाता है, लचीलापन। जब आसानी से अगर वो किसी भी उसमें संशोधन कर ले जाएगी तो वो उसकी नम्य कहलाएगी, अर्थात तुरंत अपने हिसाब से वो उसमें संशोधन कर ले जाएगी। तो उसमें राज्यों का नुकसान हो सकता है, अर्थात जनता का नुकसान हो सकता है, जबकि केंद्र सरकार इसमें मजबूत स्थिति में ही आएगी। तो संविधान का लचीलापन ये एकात्मक लक्षण जाएगा, यूनिटरी लक्षण है, यूनिटरी सिस्टम का है। तो ये लचीलापन। अगला है एकीकृत न्यायपालिका। अपने देश में दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट केवल एक ही है, अर्थात पूरी न्यायपालिका एक ही प्रणाली में ढली हुई है। तो एकीकृत न्यायपालिका है, अर्थात हाई कोर्ट इसके नीचे आते हैं सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों। तो एकीकृत न्यायपालिका भी किसका लक्षण होगा दोस्तों, एकात्मकता के। अगला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। आप लोग सभी जानते हैं तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है।
ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना भी एकात्मक लक्षण है। आपातकालीन उपबंध भी दोस्तों इसी का वो है, क्योंकि आपात के समय सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, केंद्र के पास। अगला है अखिल भारतीय सेवाएं। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह होती हैं, ये भी एक प्रकार का एकात्मक लक्षण है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की ही है, एक प्रकार से केंद्र सरकार ही इनको लागू करता है। तो जैसे अगला जो लक्षण है आपका संघात्मक, इसके आप लोग ध्यान दीजिएगा। संघात्मक कहने का मतलब क्या है, तो संघात्मक से तात्पर्य आप लोग याद रखना संघ का मजबूत होना है। क्या है दोस्तों, जैसे भारत राज्यों का क्या है, राज्यों का संघ है। पहला आर्टिकल याद रखिए, तो भारत राज्यों का संघ कहा गया है। तो जब संघ को मजबूती प्रदान होगी, अर्थात राज्यों को मजबूती प्रदान होगी, तो वो कौन से लक्षण कहलाएंगे दोस्तों, संघात्मक लक्षण कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों की बात करूँ तो पहला लक्षण है कि संविधान की सर्वोच्चता। कौन सा दोस्तों, तो संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता में आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि संविधान सर्वोच्च होगा, अर्थात उसमें केंद्र सरकार की या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं चलेगी। किसकी चलेगी दोस्तों, तो संविधान की चलेगी। और जो संविधान में कहा गया होगा उसी की बात मानी जाएगी। तो राज्य मजबूत होंगे इसमें दोस्तों, क्या होगी, अर्थात केंद्र सरकार मनमानी नहीं कर सकता। यही हम लोगों को पॉइंट पकड़ना है कि केंद्र सरकार मनमानी ना करके राज्य सरकारों को बराबर शक्ति देने का प्रयास करे, तो वहां पे लक्षण कौन सा कहलाएगा, संघात्मक लक्षण दोस्तों। तो संविधान सर्वोच्च होगा, अर्थात संविधान की बात मानी जाएगी, तो वो कौन सा लक्षण, संघात्मक लक्षण। और संविधान में इसमें ध्यान ना दिया जाए तो वो एकात्मक, ठीक है। जैसे अगला इसी का है संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा है लिखित संविधान का होना दोस्तों। कौन सा है, तो लिखित संविधान का होना भी लक्षण किसका है, तो संघात्मकता का है। किसका है दोस्तों, संघात्मकता। जैसे भाई संविधान लिखा ही ना हो, अर्थात उसमें परंपरा के आधार पर चल रहे और परंपराएं ना मानी जाए, तो वो संविधान में लोग लिखा ही नहीं है, अर्थात लिखा नहीं। जैसे ब्रिटेन में मैंने बताया कि एकात्मक लक्षण फेडरेशन सिस्टम ब्रिटेन में नहीं है, वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे फेडरेशन सिस्टम होगा, वहाँ पे लिखित संविधान होगा, ये उसका कंपलसरी है, अर्थात ये लिखित संविधान का होना वहाँ पे कंपलसरी। जैसे फेडरल सिस्टम अर्थात अमेरिका में है तो वहाँ का लिखित संविधान है, भारत में भी इसको अपनाया गया तो भारत में भी है, ठीक है दोस्तों। तो लिखित संविधान होना भी इसका, जब चीज़ लिखी होगी हमें वही चीज़ माननी पड़ेगी, अर्थात राज्यों की वही बात माननी पड़ेगी, तो केंद्र सरकार मनमानी नहीं कर पाएगा दोस्तों। अगला है जैसे दो सरकार का होना। तीसरा पॉइंट क्या है, दो सरकार का होना। तो दो सरकार का मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दोस्तों, किससे है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बराबर पावर देने की प्रयास किया जा रहा है। इसमें केवल केंद्र मजबूत नहीं है, तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा, दो सरकार का होना। जैसे अगला है चौथा है तो स्वतंत्र न्यायपालिका दोस्तों। कौन सा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये ऊपर वाला जो लिखवाया था मैंने एकात्मक में, वो क्या था दोस्तों, वो एकीकृत न्यायपालिका था। ये कौन सा है, स्वतंत्र न्यायपालिका। अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों स्वतंत्र हैं, अर्थात एक दूसरे से बंधे नहीं है। जब न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र होगी, मजबूत होगी, तो वो उसको फ्री होगी अर्थात निर्णय देने में। तो इसलिए केंद्र सरकार क्यों नहीं देखेगी, वो राज्यों का भी ध्यान देगी, जनता का भी ध्यान देगी। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, वही मैंने बताया आप लोगों को कि जहाँ पे राज्य को मजबूत हो रहा है अर्थात संघ मजबूत हो रहा हो, तो वहाँ पे संघात्मक लक्षण हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका भी किसका लक्षण हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी इसी का लक्षण हो जाएगा। अगला है आपका द्विसदनीयता। जैसे दो सदन होते हैं तो दो सदन में आप लोग लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, तो द्विसदनीयता भी किसका लक्षण है दोस्तों, इसी की है, द्विसदनीयता, ठीक है दोस्तों। तो ये भी इसी का लक्षण आ जाएगा, द्विसदनीयता भी किसका लक्षण है, संघात्मकता का लक्षण। तो इस टाइप से, और जैसे मैंने उसमें लचीलापन दिखाया था तो इसमें संविधान की कठोरता देख लीजिए, तो संविधान की कठोरता भी इसी का है। क्यों, संविधान आसानी से संशोधित ना हो जो उपबंध, तो वो क्या कहलाएगी, कठोरता। और जब आसानी से संशोधित नहीं होंगे तो केंद्र मजबूत नहीं हो पाएगा, राज्य को ज़्यादा पावर मिली रहेगी क्योंकि राज्यों की भी सुनी जाएगी दोस्तों। तो ऐसे याद रखना, जब राज्यों को मजबूत करने की बात की जाए तो वहाँ पे संघात्मक है। तो संविधान की कठोरता भी इसका है, इसको अनम्यता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं, अनम्यता।
उसमें जैसे नम्यता, ये अनम्यता हो गया, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है ना, नम्यता एवं अनम्यता के बीच समन्वय, या ना अधिक कठोर और ना अधिक लचीला। अपना संविधान कैसा है दोस्तों, ना अधिक कठोर और ना अधिक लचीला। तो इस टाइप से एग्जाम्पल अलग अलग हैं, ये याद रखना दोस्तों। ये और भी सारे बहुत सारे लक्षण हैं जो आप लोग निकाल सकते हैं, वही मैंने तरीका जो बताया है उसी तरीके से। जैसे मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्य में राज्यपाल। तो ये किसका लक्षण कहलाएगा, संघात्मकता का या एकात्मकता का? जी आप लोगों को ध्यान उसमें कमेंट बॉक्स में देना है और आप लोग निकाले जाएंगे तो समझ लीजिए आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अलग अलग शब्द भी बोले हैं, जैसे केसी व्हीयर साहब का कहना है, अब देख ही सकते हैं मैंने संघात्मक लक्षण भी बताए और एकात्मक भी लक्षण बताए। तो एकात्मक संघात्मक जब दोनों लक्षण हैं तो दोनों के लक्षण को लिए हुए, अर्थात एक ही तो नहीं बोल सकते, दोनों व्यवस्थाएं हैं। तो अपने देश में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात एक नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो संघात्मक ना एकात्मक, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें संघात्मक के लक्षण भी है और एकात्मक के भी लक्षण, जैसे केसी व्हीयर साहब इसको अर्धसंघीय या अर्धसंघवाद भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, या एकात्मकता के भाव में छिपा हुआ संघ, इस टाइप से बोल देते हैं। जैसे जी ऑस्टिन साहब ने इसको क्या कहा है, तो जी ऑस्टिन साहब कहते हैं कि यह सहकारी संघवाद है दोस्तों। क्या है, सहकारी संघवाद, अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ये जी ऑस्टिन साहब का कहना है दोस्तों, ठीक है। और केसी व्हीयर ने क्या कहा था, इसको अर्धसंघ कहा था। क्या दोस्तों कहा था, अर्धसंघ या अर्धसंघ। ये केसी व्हीयर साहब है, केसी व्हीयर, ठीक है। और ये किसने कहा है, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा है, जी ऑस्टिन। तो जी ऑस्टिन साहब ने कहा है इसको सहकारी संघवाद, और अर्धसंघ किसने कहा है, केसी व्हीयर ने। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में समेट के नहीं रखा जा सकता है, अर्थात संघात्मकता से भी आगे बढ़कर है। जैसे अपने डी बसु साहब अर्थात दुर्गादास बसु साहब कहते हैं कि भारत में मूलतः संघात्मकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसी है, केंद्रीकरण है, अर्थात केंद्रीकृत प्रवृत्ति धारण किए हुए है। तो ऐसे ही अलग अलग शब्द ने नाम दिया है। जैसे मॉरिस साहब ने कहा है, तो मॉरिस साहब का क्या कहना है कि भारतीय संविधान बार्गेनिंग संघवाद है। कैसा है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, अर्थात बार्गेन किया हुआ है, अर्थात एकात्मकता से संघात्मकता के बीच में, तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से अलग अलग विद्वानों ने कुछ सब इनके बारे में बताया है। तो केसी व्हीयर साहब का, जी ऑस्टिन का और बी आर अम्बेडकर साहब का ये कथन दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये निकालने की कोशिश करना और इसको क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना, जितने ही ज़्यादा सॉल्व होने लगेंगे तो उतने ही एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको लगाने की कोशिश जरूर करना और उसी ट्रिक से निकालना, जब राज्य मजबूत तो संघात्मक, जब केंद्र सरकार मजबूत तो एकात्मक लक्षण। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।